हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब ब्राइट बिगनिंग एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रही है। तो अभी तक मैथ्स की वीडियो आई है, साइंस की वीडियो आई है और आपके पास एचपी जीके की वीडियोज आई है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा 11th 12th साइंस रहता है, वो चाहे आपका एचपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या कोई सा भी अदर स्टेट का बोर्ड है, तो उनके लिए जो आपकी फिजिक्स की वीडियोस रहती है, फिजिक्स हम बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बेटा। तो उसमें जो जितनी भी सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में फिजिक्स, वो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है, चाहे एचपी बोर्ड है या अदर स्टेट का बोर्ड है, और हमारे पास जो इसमें हम चीजें कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आफ्टर 12th होते हैं, 12th साइंस के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो गया या फिर आपका जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, या फिर अदर जो 12th साइंस के बाद एंट्रांस होते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। बेसिकली फोकस पहले थ्योरी सेशन पे रहेगा, जिसमें आपकी जो थ्योरी रहती है वो बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर आपका उसके बाद जो उसमें से न्यूमेरिकल्स रहेंगे या फिर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेंगे। तो बेसिकली आप क्या देखोगे, हम आज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, जिसमें आपकी क्लास 12th की फिजिक्स रहती है। आपकी क्लास 12th की फिजिक्स रहती है, जिसमें एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस को हम फॉलो करेंगे, जिसमें आपके पास टारगेट रहेगा, आपके पास जो सीबीएसई है, एचपी बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है। एचपी जो हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ स्कूल्स सीबीएसई में कन्वर्ट हुए, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे आपके, एनडीए होता है, नीट होता है, या फिर सीयूटी का एग्जाम है, या फिर आपका एचपी सेट है, एयरफोर्स का है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, या फिर आपका जो नॉन यूनिवर्सिटी एंट्रांस करवाता है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रांस रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। पहले फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर, जो आपके बोर्ड में जो थ्योरी रहती है, एक्सप्रेशन रहते हैं, उसके बाद हम फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर रहता है, जो फिजिक्स की 12th की बुक है, उसमें जो पहला चैप्टर रहता है आपका, चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो जो चार्ज है, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में मैटर है, एवरी सब्सटेंस है, सबके पास चार्ज ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो अगर चार्ज के बारे में सिंपल अगर मैं छोटी सी एक डेफिनेशन बोलूं, तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर है, एवरी मैटर दैट इज ऑक्युपाइड चार्ज, सबके पास क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पे हम डेफिनेशन देख सकते हैं आपके पास। शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। बेसिकली जो बोर्ड के लिए जो डेफिनेशन आपने लिखनी है, उसके बाद हम कंपटीशन पे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन, इट एक्वायर्स अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, उसकी जो इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी, उसको आप क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और ये चार्ज कब आता है आपके पास, ये बोला इसने कि कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उस टाइम उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है बच्चे, ये मेटल है आपके पास। अब सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। अपना जो ऑक्टेट इसने पूरा करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। तो यहां पे क्या करेगा सोडियम ने क्या कर दिया, सोडियम Na पॉजिटिव बन गया। क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है बच्चे, ठीक है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो जिसके ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना, दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर चार्ज पैदा कैसे होता है या चार्ज एक्वायर कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज से आपके पास क्या होता है, चार्ज एक्वायर होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है, जैसे ये तो पॉजिटिव हो गया, चार्ज एक्वायर। अब इलेक्ट्रॉन गेन्स बोला था इसने या लूज बोला है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अब मैं बेसिकली एग्जांपल दूं आपके पास क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब क्लोरीन 17 होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया आपका, ठीक है। इतना याद रखना बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसके पास कैसा पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यही सिंपल सी एक डेफिनेशन है चार्ज की कि आप बोल सकते हैं कि क्या इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हेन सब्सटेंस गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है इसमें कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम बच्चे +1 में पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो यहां आप बता सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बेसिकली आप इसको स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है बच्चे क्या होती है, कूलम, ठीक है। अभी हम आगे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई हो चाहे एचपी बोर्ड हो, आपको उसमें पूछता है ये चीज, ठीक है। और इसकी अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो क्या होती है, स्टेट कूलम या ईएसयू, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपने इसकी याद रखनी है। और आपने क्या चीज याद रखनी है इसमें, इतना याद रखना है बच्चे कि जो आपके पास एसआई यूनिट कूलम होती है, तो याद रखना आपके पास जो 1 कूलम होता है वो 3 × 10⁸ स्टेट कूलम के बराबर होता है। कितने, 8 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ये चीज आपने याद करके रखनी है बच्चे, ठीक है। तो यहां से आपके पास 1 कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, इतनी चीज आपने यहां से याद रखनी है, ठीक है। तो स्टेट कूलम क्या है आपके पास, ये सीजीएस यूनिट है, और आपके पास एसआई यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है इसकी। तो ये चीज आपके पास बेसिक सी थोड़ी सी डेफिनेशन थी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो यहां से आपने इतनी चीजें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास की टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। हमारे पास चार्ज के टाइप्स पढ़ेंगे और एक फंडामेंटल लॉ पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फंडामेंटल लॉ है कि वो क्या बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे हमारे पास चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपने 2 टाइप के चार्ज पढ़े होंगे, एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये फंडामेंटल लॉ क्या बोलता है, आपके लिए आ सकता है ये 2 नंबर के लिए एग्जाम में, कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है। अब ध्यान से पढ़ना बेटे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एडिशनली चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना आपने इस जो फंडामेंटल जो आपका लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा, ये क्या बोलता है, ये सिंपल चीजें बोलता है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब ये लाइक चार्ज की अगर मैं बात करूं, देखो चार्ज हमारे पास 2 टाइप के थे, एक पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ठीक है। अगर मैं प्लस प्लस की बात करूं, या फिर प्लस माइनस की बात करूं, या फिर माइनस माइनस की बात करूं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ये कैसे चार्ज है बच्चे, ये है लाइक चार्ज। कैसे चार्ज है ये आपके पास, ये है लाइक चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे है, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव ये भी कैसे है, ये भी आपके पास कैसे है, लाइक चार्ज, ठीक है। तो इतना याद रखना बच्चे, ये जो थ्योरम बोलती है, ये जो लॉ बोलता है कि अगर लाइक चार्ज होंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे बच्चे, ये रिपेल करेंगे आपस में, ठीक है। और आपके पास जो अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये क्या करेंगे आपस में, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये फंडामेंटल लॉ है, ये आगे तक बच्चे फिजिक्स में चलेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया, बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपके जो कंपटीशन में एग्जाम होते हैं, एनडीए जेई नीट आ गया, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना बच्चे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सवाल को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में जो सवाल आता है ना, उसको पहले तोड़ना सीखना पड़ता है बच्चे। अगर सवाल को अच्छे से तोड़ोगे तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा और आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको पहले बेसिक पता होने की, बेसिक से आप एडवांस तक जाओगे,
ठीक है। तो यहां से ये भी कैसे है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, ये भी आपस में क्या करेंगे, ये भी आपस में क्या करेंगे बच्चे, ये भी आपस में रिपेल करेंगे। तो ये फंडामेंटल लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमने 2 टाइप के चार्ज पढ़े, कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके बारे में आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि क्या इसमें हमने पढ़ना है, क्या चीजें इसमें है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, मटेरियल्स का आपने क्लासिफिकेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के उसमें, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास ये मटेरियल्स 3 टाइप में क्लासिफाइड है ऑन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की। तो सबसे पहला आपके पास आता है कंडक्टर, सबसे पहला है आपके पास कंडक्टर। दूसरा क्या है आपके पास बच्चे, इंसुलेटर। तीसरा क्या है आपके पास, सेमीकंडक्टर। आपने इनके बारे में सुना होगा, तो छोटी क्लासेस में अगर आपने पढ़ा होगा तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कंडक्टर को क्लासिफाई करूं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो आप क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर आर द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इजीली, कि ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है। दे पोजेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। विच फैसिलिटेट मूवमेंट, ठीक है, विच फैसिलिटेट मूवमेंट, किसकी मूवमेंट बच्चे, चार्ज की मूवमेंट, ठीक है। जो इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये फैसिलिटेट करते हैं किसकी, चार्ज की मूवमेंट को, ठीक है। तो उनको कंडक्टर बोलते हैं। बेसिकली आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू देम, ठीक है। तो जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, उनको आप क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी बोल सकते हैं कि करंट जो आपका है वो कब पैदा होता है, करंट किसकी वजह से पैदा होता है, तो चार्ज की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है। तो आप अगर घरों में बोलोगे कि अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो आप बोलोगे कि वायर में करंट नहीं दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है उसमें बच्चे, चार्ज दौड़ रहा है, ठीक है। कहीं घर वाले पेरेंट्स बोले, थप्पड़ मार लेगी, क्या बोल रहा है ये, ठीक है, कि ये तो करंट दौड़ रहा है, इसमें कैसे चार्ज दौड़ रहा है। तो आप बोलोगे कि नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि करंट से पहले क्या आता है, चार्ज आता है, चार्ज की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है। तो हम अगर बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ फिजिक्स, यू कैन से दैट कि इस वायर में क्या दौड़ रहा है आपके पास, चार्ज दौड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो बेटे, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टर क्या चीज है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स है जिनके ऊपर चार्ज आसानी से फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, मेटल्स आ गए आपके पास, ह्यूमंस आ गया, एनिमल्स आ गया, ग्रेफाइट आ गया, और आपके पास सिल्वर, याद रखना यहाँ से, ये कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर, जो सिल्वर है आपका, दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये कंडक्टर हमने क्लासिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। सेकंड आता है बच्चे हमारे पास, कौन सा आता है, इंसुलेटर। अब अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं ना, तो इंसुलेटर क्या होता है, बिल्कुल कंडक्टर का अपोजिट, कंडक्टर का बिल्कुल हो जाएगा ये अपोजिट। तो इंसुलेटर में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट फ्लो। अब बच्चे अगर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके ऊपर करंट तो फ्लो नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होता है, करंट भी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। दे कंटेन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्यों इनके ऊपर चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और बेसिकली अगर हमने करंट फ्लो कराना है तो उनके लिए जो किसकी जरूरत होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, उसके अपोजिट में क्या दौड़ता है, उसके अपोजिट में क्या दौड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट में, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इंसुलेटर का, प्लास्टिक हो गया आपके पास, वुड हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। अब एक चीज बच्चे ध्यान रखना, जो ये डायमंड है, डायमंड और पीछे हमारे पास ग्रेफाइट आया था, ठीक है। ये डायमंड ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप का फॉर्म है, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं तो बनते तो दोनों कार्बन से है, लेकिन एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। अभी ये क्या रीजन है, मैंने आपको थ्योरी बताई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इस ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं डायमंड की बात करूं, तो इसके पास क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर है और डायमंड क्यों इंसुलेटर है, बिकॉज ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं डायमंड की बात करूं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर
डिस्कस करूं तो सेमीकंडक्टर आपके पास 12th में एक लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। इसको अलग से डिफाइन करेंगे हम, आपका जो चैप्टर है लास्ट में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं मटेरियल्स को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है। तो यहां से मटेरियल की बात आती है। अब सेमीकंडक्टर क्या होंगे? मटेरियल्स दैट बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, इस पे आपने फोकस करना है अच्छे से, ठीक है। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस दे स्टार्ट कंडक्टिंग एंड बिहेव लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। अब इसने क्या बात बोली है कि ऐसे मटेरियल्स जो लो टेम्परेचर पे तो कैसा बिहेव करेंगे? इंसुलेटर बिहेव करेंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? ये क्या है? कंडक्टिविटी शो करेंगे, आपके पास ये कंडक्टिविटी शो करेंगे और ये क्या बन जाएंगे? कंडक्टर बन जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंस इन विच एट लो टेम्परेचर विच बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एंड अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये क्या है? कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। आपके पास एग्जांपल है, इस जर्मेनियम आ गया और सिलिकॉन आ गया, ठीक है। अब ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके ऊपर बच्चे पूरा एक सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां पे हमने क्लासिफाई कर दिया किसके? मटेरियल्स, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के बेस पे हमने मटेरियल्स क्लासिफाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला आता है हमारे पास कि मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास ऐसे मेथड आपके पास कितने हैं या तरीके कितने हैं, वेज है जिनसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चे कितने तरीके हैं? 3 तरीके। ये भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है, हर एक छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने कंपटीशन में कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है तो एनसीईआरटी की एक बिल्कुल लाइन आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपका कंपटीशन क्लियर होगा। और अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हो तो बोर्ड में बच्चे गारंटी देता हूं मैं, आपके 90 प्लस मार्क्स, 90, 95 या 100 तक भी पहुंच जाओगे अगर आप थ्योरी अच्छे से कर रहे हो। और कंपटीशन फिर इजीली हो जाता है, आपकी 12th में ही प्रिपरेशन हो जाती है। 11th 12th को वेस्ट मत करो, उसमें ही आपकी कंपटीशन की जो है प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास मेथड पढ़ेंगे कि चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है आपके पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं? रबिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है? द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, सो one body become positively charged and other becomes नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब फ्रिक्शन आप लोगों ने +1 में डिस्कस किया है कि फ्रिक्शन एक प्रकार की फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये भी फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन के लिए 2 बॉडी चाहिए पड़ेगी। वैसे ही सेम चीज है, जब ठंड का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, तो वो भी क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। चार्ज आपस में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है, ठीक है। तो यहां से आप बात कर सकते हैं कि यही सेम है कि फ्रिक्शन में क्या होगा? ये आपका चार्जिंग का मेथड है जहां पे 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होगी और दोनों अगेंस्ट रबिंग की जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल दे रखा है सेम एनसीईआरटी में, एज इट इज आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। अगर आपकी ग्लास रॉड को रब्ड कर रहे हो किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, तो यहां पे क्या लिखा है? द ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो आपकी जो ग्लास रॉड है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और अभी हमने पढ़ा था शुरू में कि चार्ज कैसे एक्वायर होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वाइल द सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स इक्वली नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास 2 चीजें थी, ग्लास रॉड और सिल्क। तो ग्लास रॉड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जैसे उसको रब्ड कर दिया सिल्क क्लॉथ के साथ, और सिल्क ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ग्लास रॉड के पास कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, और सिल्क के पास कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अच्छा सा एक एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसका क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आप ग्लास रॉड को रब्ड कर रहे हो किसके साथ? सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड के पास कैसा चार्ज आएगा? तो कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये आपने नोट करके रखना है अच्छे से।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, आपने इंडक्शन के बारे में सुना होगा, आप घरों में इंडक्शन यूज भी करते हैं, तो सेम इस मेथड पे काम करता है। वो कहाँ पे? इस मेथड पे काम करता है। उसमें जो चार्जिंग होती है वो बाय इंडक्शन होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट टचिंग इट। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब कोई भी आपने न्यूट्रल मटेरियल ले लिया है। ठीक है, उसको क्या करना है आपने, अगर उसमें चार्ज पैदा करना है तो ये बोला है कि चार्जिंग इन विच द न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट। आपने क्या करना है, कोई चार्ज बॉडी उसके नजदीक ले जाओ। ठीक है, चार्ज बॉडी उसके नजदीक ले जाओ तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज पैदा हो जाएगा विदाउट टचिंग। आप इंडक्शन देखते हो, अगर आप उसके ऊपर बर्तन रखते हो, ठीक है, वो तो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो गर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर हाथ रखते हो वो गर्म नहीं होता है। तो ये क्या एग्जांपल है? चार्जिंग बाय इंडक्शन का है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। इंडक्शन का मतलब है विदाउट टचिंग, चार्जिंग विदाउट टचिंग। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने। तीसरा जो हमारे पास मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन की बात हुई है तो कंडक्शन का मतलब बिल्कुल इंडक्शन का अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो चार्जिंग होगी इसमें बाय टचिंग होगी, दो सब्सटेंस को जब आपस में टच करोगे आप। ठीक है, तो इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट इनटू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद ऑलरेडी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब आपके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी जिसके बाद चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब उसके नजदीक अगर आप न्यूट्रल बॉडी को उसके साथ टच कर दोगे तो उस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज पैदा हो जाएगा। क्यों? उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम रॉड, इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम रॉड, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, टचेस अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम स्फीयर टू रॉड। अगर आपकी देखो ये एल्यूमिनियम रॉड है, ये आप स्फीयर के साथ टच करा रहे हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम स्फीयर टू रॉड, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे किसकी तरफ? एल्यूमिनियम की तरफ। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए उतना पॉजिटिव चार्ज यहां पे पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, जो स्फीयर है, स्फीयर के पास कैसा चार्ज है, आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं तो इसके पास कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और इक्वली नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो आपने टच करके क्या हुआ, ये चार्जिंग होगी है इस न्यूट्रल स्फीयर की। तो आप इतना याद रख सकते हैं। तो तीन मेथड थे। कौन सा? सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, दूसरा मेथड कौन सा है? चार्जिंग बाय इंडक्शन है, तीसरा मेथड कौन सा है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, मास के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्लस वन में हम पढ़ते हैं कि मास क्या है। मास भी आपके पास एक एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल क्वांटिटी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो? मास बोलते हो। क्या बोलते हो? उसको मास बोलते हो। ठीक है, तो इनके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए चीजें। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पास 2 नंबर का डिफरेंस, लेकिन आपको बेसिकली मैंने बोला है ना, अगर आपने कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा बच्चे। आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, तभी आप एडवांस तक पहुंच सकते हैं, आप क्वेश्चंस को तोड़ सकते हो, क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहां से क्या बात आ गई, सबसे पहले हमारे पास मास है फिर चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो मास याद रखना आपने, ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है, क्योंकि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज आपके पास, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज हमने पढ़े हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है आपके पास चार्ज। ठीक है, आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और आप प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन के पास कैसा होता है? जीरो होता है। आपने देखा होगा, पढ़ी होगी आपने ये चीज कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। अभी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे आगे, उसमें डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। कितना होता है? ये नेगेटिव था प्लस, बस सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज। कितना होता है?
10⁻⁹ कूलम। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने डिस्कस करके रखनी है, अपने पास नोट करके रखनी है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, कितना चार्ज आपके पास प्रोटॉन्स के पास होता है, कितना चार्ज आपके पास न्यूट्रॉन्स के पास होता है। ठीक है, तो अब आपके पास पहला जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, बाय इटसेल्फ बिकॉज सम मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आपने आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा, आइंस्टाइन की एक एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन है, E = mc²। ठीक है, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास आल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन पढ़ो जो आपका चैप्टर है इसमें, कि आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी जब, या एटॉमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, चैप्टर है आपके पास इसमें, उसमें आप देखोगे कि शुरू में जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, आपके पास एटॉमिक जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके जो सेंटर में है, जो उसका सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जब आपके पास सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, फिर वो जब जुड़ेंगे तो अगर उनका आप मास कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास जुड़ेंगे, जब वो न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस मास में क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, उसमें आप पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो मास है दैट इज नॉट कंजर्व्ड, वो खुद से कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पे जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, और जो एनर्जी आती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे जब उस चैप्टर तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपने यहाँ पे कि मास जो है आपका ये कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन जो चार्ज है इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, और चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज वो कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं तीसरे डिफरेंस की मैं बात करूं, अ बॉडी पोजेसिंग मास मे और मे नॉट हैव अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा, दैट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसके पास चार्ज भी होगा, ये लाइन बोल रही है यहां पे। लेकिन हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था अभी आगे कि मास, जिसके पास मास होगा उसी के पास चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास, हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, तो यहां पे बताया है कि चार्ज इज ऑलवेज फंडामेंटली एसोसिएटेड विद मास एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। तो इतना आपने याद रखना है कि जो तो मास है, मास के लिए चार्ज इज नॉट कंपल्सरी, बट अगर चार्ज की मैं बात करूं तो विदाउट मास चार्ज नेवर एग्जिस्ट। आप बात कर सकते हैं कि विदाउट मास चार्ज नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, अगली मैं बात करूं कि अगला जो डिफरेंस है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, मास इंक्रीजेज इट एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, वाई एम बराबर है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये जो आपकी इक्वेशन है ये भी आइंस्टाइन ने दी थी। आपने बोला है कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो मास है, मास स्पीड के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब मास डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। ठीक है, जब हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको ये इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि ये जो आती है मास डिफेक्ट से आती है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आपने इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पीड, जो मास है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मास भी उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। क्यों? क्योंकि इट इज इनवेरिएंट, ये वेरी नहीं करता है, ये आपके पास स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये 4 डिफरेंस थे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर एचपी बोर्ड में भी आता है या सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगला हमारे पास क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब कितनी प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रॉपर्टीज होती है बेटा। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है आपके पास एडिटिविटी, दूसरी आती है आपके पास कंजर्वेशन, तीसरी आपके पास क्या आती है, क्वांटाइजेशन। अब बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है तीसरी प्रॉपर्टी जो क्वांटाइजेशन है। क्यों? इसमें से आपके पास
2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और बेसिकली यहां से न्यूमेरिकल्स भी आता है, और कंपटीशन की मैं बात करूं तो यहां से 100% आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्वांटाइजेशन में से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो न्यूमेरिकल्स टाइप होगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा या आपसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास एडिटिविटी चार्ज। एडिटिविटी मतलब जुड़ना। ठीक है, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहां पे देखना कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम टेकिंग साइन इनटू अकाउंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। अब इसका कहने का मतलब पता क्या है? सिंपल आप बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4 या Qn, एन टर्म्स तक हमारे पास चार्ज है इसमें। तो अगर मेरे को इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का टोटल अगर मेरे को चार्ज फाइंड करना है तो ये चार्ज कितना आएगा? तो ध्यान रखना आपने, इसका जो Q टोटल आएगा इन सब चार्ज का एल्जेब्रिक सम आएगा। मतलब इन सब चार्ज को आपने क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितना आएगा ये? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सोन जितने चार्ज है Qn, तो ये आपका टोटल चार्ज आएगा। और इसी को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? इसी को आप क्या बोलते हैं? एडिटिविटी बोलते हैं। यही आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम का अगर आपने चार्ज फाइंड करना है तो उस सिस्टम के अंदर जितने चार्ज प्रेजेंट है उन सबको जोड़ दो। यही बोलती है आपके पास एडिटिविटी, जो प्रॉपर्टीज है किसकी? चार्ज की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरी जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने +1 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम यहां पे चार्ज के लिए बात कही है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब सच दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपने अभी पढ़ा था कि देखो रॉड से कहां पे कन्वर्ट हुआ था? आपके पास सिल्क में चार्ज पैदा हो गया था। ठीक है, या फिर आपने एक एल्यूमिनियम का जो रॉड लिया था वो न्यूट्रल स्फीयर, अभी आपने पढ़ा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो उस स्फीयर में क्या हुआ था? चार्ज पैदा हो गया था। उस स्फीयर में क्या हुआ था? चार्ज पैदा हो गया था। तो ये भी सेम फॉलो करता है कंजर्वेशन कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है आपके पास, 2 नंबर के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो आपके पास मेथड है, तीसरा मेथड है इसके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है चार्ज की? ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से आपके पास न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं चाहे एचपी बोर्ड की बात करूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पास। और यहां से कंपटीशन की बात करूं, मैं एनडीए की बात करूं, नीट की बात करूं, या अदर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं आफ्टर 12th साइंस, उसमें आपको इसका क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूं, आपने अच्छे से समझना है। ये क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is always an integral multiple of fundamental basic unit of charge which is the charge on a single electron। अब इसने बात की है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी का वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब आपके पास नंबर्स, ठीक है, कहां से? नेगेटिव से माइनस इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया? वो एग्जिस्ट करेगा फंडामेंटल बेसिक यूनिट पे, और वो फंडामेंटल बेसिक यूनिट चार्ज कौन सा होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। ठीक है, आपके पास ये बेसिकली फॉर्मूला आता है यहां पे। अब इंटीग्रल मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब मेरे पास कि मान लो -1 है, -2 है, -3 है, सोन कहां तक? आगे तक जा रहा है आपके पास। प्लस में भी ले लो, +1 +2 है, +3 है, ये भी आगे तक जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं किसी बॉडी का तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। तो यहां पे क्या आएगा? +1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, -2 -3। यहां पे क्या आएगा? +1 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +3 इलेक्ट्रॉन, सोन आगे तक जाएगा। तो इनको बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? इंटीग्रल
मल्टीपल, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करके आपके पास एक फॉर्मूला निकाला गया जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 100% गारंटी देता हूं इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, सीबीएसई हो चाहे एचपी बोर्ड्स हो, ठीक है। अब यहां पे क्यू क्या है, क्यू आपके पास याद रखना है, क्यू क्या है आपके पास, चार्ज है आपके पास, इतना याद रखना है। क्यू क्या चीज है आपके पास, चार्ज है, ठीक है। एन क्या है, एन आपके पास इंटीजर है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इनको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। और ई क्या है, ई है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपका माइनस में रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपने प्लस माइनस ले रखा है, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल अगर माइनस में तो माइनस में लेनी है चीज, अगर प्लस में है तो प्लस में लेनी है चीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करूं, और बोर्ड में चाहे आपका एचपी बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी हमारी, इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो आपके ऊपर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर हम बाद में पढ़ेंगे किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़ते रहो। हमने अब सारी मैक्सिमम जितनी भी आपके पास आज चाहे सेंटर की मैं बात करूं चाहे आपकी स्टेट की बात करूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर एक के लिए हम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं, और हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे साथ बने और हमारे साथ पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।